हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जो कि है हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास से उत्तर वैदिक काल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यह उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और यह जो है वैदिक सभ्यता का तीसरा पार्ट है। इससे पहले जो है हम लोगों ने 2 पार्ट को पढ़ लिया है, जिसमें कि पहले पार्ट में वैदिक सभ्यता के परिचय के बारे में, स्रोत के बारे में, तथा दूसरे वीडियो में हमने पूर्व वैदिक काल के बारे में पढ़ा था। मुख्य रूप से आज हम लोग इस वीडियो में उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे और इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे और जो उसमें महत्वपूर्ण बातें होंगी उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले जो आज हम बात करने वाले हैं वह बात करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल को आखिर ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल से क्यों अलग रखा गया है, यानी वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल 2 भागों में क्यों बांटा गया है। तो इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वह है कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास जो है यहाँ पर लोहे की खोज हो चुकी थी। सबसे प्रमुख कारण जो है वह है 1000 ईसा पूर्व के आसपास जो है लोहे की खोज हो चुकी थी और इस लोहे की खोज के बाद जो है एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, चाहे वो राजनीतिक जीवन में हो, आर्थिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो या फिर धार्मिक जीवन में हो। सभी जीवन में जो है एक क्रांतिकारी बदलाव आया और लोगों के जीवन पद्धति को बदल के रख दिया। और इस कारण से जो है हम उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल को अलग अलग रूपों में पढ़ते हैं। तो इससे पहले जो हमने पूर्व वैदिक काल के बारे में पढ़ा था, वहां पर जो है मुख्य रूप से जो कार्य किए जाते थे आर्यों के द्वारा वह पशुपालन का कार्य किए जाते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो है यहाँ पर कृषि की भी प्रधानता हो जाती है और यहाँ पर बड़े मात्रा में कृषि भी की जाती है। तो यह कृषि किस प्रकार से संपन्न हो पाई, किस प्रकार से कृषि का विस्तार हुआ, तो उसका मुख्य कारण जो है वह है लोहे का प्रयोग। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था धातु के रूप में पूर्व वैदिक काल में मुख्य रूप से तांबे का प्रयोग किया जाता था। तांबा, टीन, कांसा, इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता था, जो कि अपेक्षाकृत जो है वो कमजोर होता था। लेकिन लोहे के आ जाने से जो है यह तांबा, कांसा तथा टीन के तुलना में काफी मजबूत साबित हुआ और इससे जो भी हथियार बनाए गए, जो भी औजार बनाए गए या फिर जो भी खेती के लिए जो उपकरण बनाए गए वह काफी मजबूत साबित हुए। इससे जो है खेती में काफी ज्यादा विस्तार हुआ और लोग जो है खेती की तरफ जो है अग्रसर हो गए। खेती के विकास होने से लोगों की अर्थव्यवस्था भी बढ़ गई, लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई और जब लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो सामाजिक स्थिति भी अच्छी होगी, राजनीतिक स्थिति भी अच्छी होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और साथ ही साथ धार्मिक स्थिति भी अच्छी होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सामाजिक स्थिति की, आप उदाहरण के तौर पर आप अपने समाज में भी देख सकते हैं कि गांव समाज में जो मुख्य व्यक्ति होते हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, समाज में जो है उसकी स्थिति भी अच्छी मानी जाती है, साथ ही साथ उनकी राजनीतिक स्थिति भी अच्छी होती है। और अगर हम धार्मिक की बात करें तो धार्मिक स्थिति भी काफी अच्छी हो गई थी उस समय। और धार्मिक स्थिति के अंतर्गत हम यह उदाहरण ले सकते हैं कि अगर लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो वो मंदिरों के नाम पर या फिर पूजा पाठ के नाम पर दान ज्यादा करेंगे और अगर ज्यादा दान करेंगे तो धार्मिक स्थिति भी अच्छी होगी। लेकिन जब आर्थिक स्थिति ही खराब होगी तो फिर वो दान करेंगे क्या, और जब दान ही नहीं करेंगे तो फिर धार्मिक स्थिति तो खराब ही होगी। तो दोस्तों इसमें अर्थव्यवस्था का जो मुख्य स्रोत हो जाता है वह कृषि हो जाती है, लोगों की अर्थव्यवस्था बढ़ने लगती है, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती है और इसमें क्या क्या बदलाव आते हैं उनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वह बात करेंगे राजनीतिक जीवन के बारे में कि उत्तर वैदिक काल में जो लोहे के प्रयोग के कारण जो है उनके राजनीतिक जीवन में क्या असर पड़ा, राजनीतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा और किस प्रकार से राजनीतिक जीवन का बदल गया, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे राजनीतिक जीवन के अंतर्गत वह है कि राजा के अधिकारों में वृद्धि। इससे पहले जो हमने देखा था पूर्व वैदिक काल में वहां पर राजा के अधिकार जो थे वो सीमित हुआ करते थे और उस पे जो है सभा तथा समिति का जो है अंकुश लगा हुआ रहता था, सभा समिति विदत का जो है नियंत्रण रहता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो है यहाँ पर राजा के अधिकारों में वृद्धि हो गई, राजा ताकतवर हो गया और अपने फैसले खुद लेने लगे तथा अपने अधिकारों का यह बढ़ चढ़कर प्रयोग करने लगे। साथ ही साथ यहाँ पर पद जो है यह वंशानुगत हो जाता है। इससे पहले हमने पूर्व वैदिक काल में देखा था कि वहां पर कहीं कहीं पर पद वंशानुगत देखा गया था, लेकिन ज्यादातर जगहों पर नहीं देखा गया था, यानी बहुत ही अल्प मात्रा में वहां पर पद वंशानुगत की प्रथा थी। लेकिन यहाँ उत्तर वैदिक काल आते आते जो है पद वंशानुगत हो जाता है, यानी अगर पिता राजा है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा ही राजा बनेगा, इस तरह से वंशानुगत हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो सभा और समिति 2 महत्वपूर्ण संस्था थी वैदिक काल में। जो हमने पढ़ा था पूर्व वैदिक काल में जो है सभा और समिति 2 प्रमुख संस्था हुआ करती थी, जिनके राय विचार के कारण जो है राजा अपना कार्य कर पाते थे तथा सभा समिति ही उनको जो है राजा को नियंत्रित करते थे।
तो यहाँ पर सभा समिति जो है पूर्व वैदिक काल में यह काफी ज्यादा वर्चस्व में था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो है सभा समिति का जो है महत्व कम हो जाता है। यानी राजा यहाँ से जो है अपना फैसला स्वयं लेने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं और राजा के फैसले पर किसी और का जो है अधिकार नहीं होता था। यानी राजा अब यहाँ पर स्वतंत्र हो चुका है, यहाँ पर निरंकुश हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी जो संस्था थी विदत, जिसके बारे में हमने जाना था कि यह पूर्व वैदिक काल में जो है आर्यों की सबसे पुरानी संस्था हुआ करती थी। तो यह संस्था जो विदत है यह समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं जन के आकार में वृद्धि। पूर्व वैदिक काल में हमने देखा था कि सबसे बड़ा जो क्षेत्र हुआ करता था वो जन कहलाता था, लेकिन अब यहाँ जन में भी बढ़ोतरी हो जाती है। जन का आकार मान लेते इस प्रकार से जन का आकार था, तो अब इसमें भी जो है बढ़ोतरी हो जाती है और यह बड़ा होकर रूप ले लेता है जनपद का। यानी जन और जन के मिलने से जनपद बन जाते हैं। यानी जन का आकार अब क्या हो गया, अब बड़ा हो गया है और वह जनपद का आकार ले चुका है। अब वह जनपद के नाम से जाना जाता है। यानी जन के आकार में वृद्धि होती है और यह जनपद कहलाने लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला जो हमारा है वो है नियमित कर व्यवस्था। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर राजा शक्तिशाली हो चुका है और लोगों की आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है कर व्यवस्था को भी नियमित कर दिया जाता है, टैक्स प्रणाली को नियमित कर दिया जाता है। इससे पहले हमने पूर्व वैदिक काल में देखा था कि वहां पर एक ही टैक्स चलती थी जिसे बलि कहा गया था। बलि एक कर व्यवस्था थी जो कि स्वेच्छा कर था, यानी इच्छा होगी तो देंगे, इच्छा नहीं होगी तो नहीं देंगे। यानी एक वैदिक काल में जो है एक ही स्वेच्छा कर चलता था जिसे बलि कहा जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो है कर व्यवस्था को जो है यह नियमित कर दिया गया। यानी अब नियमित रूप से सभी को कर देना अनिवार्य हो गया था। इसके साथ ही ऐत्रेय ब्राह्मण, उत्तर वैदिक काल के बारे में हमें ऐत्रेय ब्राह्मण से कुछ जानकारी मिलती है और जिसमें दिया गया है राजा उत्पत्ति का विवरण। यानी राजा की उत्पत्ति का विवरण जो है हमें ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं, जब यहाँ पर राजा शक्तिशाली हो जाता है और अपने अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने लगते हैं, तो यहाँ पर कुछ चीजों की शुरुआत होती है और वह नई चीज क्या है, तो वह है यज्ञ। यानी यहाँ पर अब यज्ञ प्रारंभ हो जाते हैं और यज्ञ में जो महत्वपूर्ण यज्ञ होते हैं वह होता है राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। इसके बाद हम बात करते हैं कि राजा की उपाधियां। अब राजा यहाँ पर ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है, तो अब यहाँ पर जो है इनकी कुछ उपाधियां, यानी यह खुद से जो है अपने आप को कुछ उपाधियां भी देते हैं और इन उपाधियों में मुख्य रूप से जो है वह है सम्राट, एकराट और राजाधिराज। इन उपाधियों को अलग अलग क्षेत्र के राजा अपनाते हैं। वह किस प्रकार से अपनाते हैं तो हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं तो मध्य देश के शासक हुआ करते थे, वह राजा कहलाते थे। मध्य देश के शासक राजा कहलाते थे। अगर हम ऊपर यानी उत्तर की ओर जाते हैं तो उत्तर दिशा में यानी उत्तर क्षेत्र में जो भी राजा हुआ करते थे विराट की उपाधि धारण करते थे। जो भी राजा उत्तर क्षेत्र के होते थे वह विराट की उपाधि धारण करते थे और जो दक्षिण क्षेत्र के राजा होते थे यह भोज की उपाधि धारण करते थे। इसके अलावा जो पश्चिम क्षेत्र के राजा हुआ करते थे वह स्वराट की उपाधि को धारण करते थे। साथ ही साथ जो पूर्व क्षेत्र के राजा हुआ करते थे वह सम्राट की उपाधि को धारण करते थे। यानी मुख्य रूप से यहाँ पर 5 उपाधियां धारण करते थे राजा, और जो मध्य देश के थे वह राजा की उपाधि धारण करते थे। उत्तर दिशा में जो भी थे वो विराट की उपाधि धारण करते थे। दक्षिण दिशा के जो राजा होते थे वह भोज की उपाधि प्राप्त करते थे और पश्चिम वाले स्वराट तथा पूर्व वाले सम्राट की उपाधि को धारण करते थे। यानी यहाँ पर राजा जो है वर्चस्व को बढ़ाने के लिए जो है तरह तरह की उपाधियों को भी धारण करने लगे थे। अब हम बात करते हैं प्रमुख उच्च अधिकारी की। उस समय उत्तर वैदिक काल में कुछ प्रमुख उच्च अधिकारी हुआ करते थे जिसे कि रत्निन कहा गया है, और उत्तर वैदिक काल आते आते इन रत्निन की संख्या में भी वृद्धि होती है और उनमें से जो प्रमुख रत्निन है उनको यहाँ पर लिखा गया है, जो कि आप देख सकते हैं कि मुख्य जो सबसे प्रमुख रत्निन हुआ करते थे वो थे सेनानी। और यह सेनानी कौन हुआ करते थे, तो यह सेनापति हुआ करते थे। यानी सेनापति जो है वह प्रमुख अधिकारी हुआ करता था जिसे सेनानी कहा जाता था। इसके बाद जो दूसरा सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करते थे वो थे पुरोहित, जिसे कि धार्मिक कृत्य करने वाले के रूप में माना जाता था। यानी धार्मिक कर्मों को करने के लिए एक पुरोहित होते थे और यह जो है दूसरा प्रमुख उच्च अधिकारी हुआ करता था। इसके बाद कोषाध्यक्ष को उस समय संग्रहिता कहा जाता था, गांव का मुखिया जिसे ग्रामणी कहा गया, राजा का सारथी जिसे सूत कहा गया, कर संग्रह करता जिसे भागदूत कहा गया, और पासे खेलने में राजा के जो सहयोगी होते थे उसे अच्छावाप कहा गया।
तो यह जो है कुछ प्रमुख जो है उच्च अधिकारी है जिसे रत्निन कहा जाता था, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके अलावा भी और है, लेकिन यह प्रमुख है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इन्हें अवश्य याद कर लीजिएगा कि जो उस समय के प्रमुख उच्च अधिकारी जिसे रत्निन कहा जाता था, उनमें से कुछ इस प्रकार से थे: सेनानी, पुरोहित, संग्रहिता, ग्रामणी, सूत, भागदूत और अक्षवाप। यह कुछ प्रमुख उच्च अधिकारी थे जो कि रत्निन कहलाते थे। तो यह राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ मुख्य बातें हो गई। अब हम बात करते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। अगर हम उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन की बात करें तो इस समय जो है सबसे प्रमुख बात जो है कि यहाँ पर पितृसत्तात्मक परिवार थी, यानी जो कि हमने इससे पहले पूर्व वैदिक काल में देखा था पितृसत्तात्मक परिवार, तो सेम हमें यहाँ भी देखने को मिलता है कि यानी पूर्व वैदिक काल में भी पितृसत्तात्मक परिवार ही थी और अभी भी जो है उत्तर वैदिक काल में पितृसत्तात्मक परिवार ही पाया जाता था। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ अंतर देखने को मिला है। वह क्या अंतर है तो वो देखते हैं। तो महिला की स्थिति में तुलनात्मक गिरावट, यानी उत्तर वैदिक काल आते आते जो है महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ जाती है, जो कि पूर्व वैदिक काल में काफी ही अच्छी हुआ करती थी। यानी पूर्व वैदिक काल में जो है महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो है महिलाओं की स्थिति यहाँ पर काफी खराब हो जाती है। यानी महिलाओं के अधिकारों में और उनकी सम्मानों में जो है कुछ स्तर तक गिरावट देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर एक खास व्यवस्था हम देखते हैं, वर्ण व्यवस्था। यह वर्ण व्यवस्था हमें पूर्व वैदिक काल में भी देखने को मिला था, लेकिन वहां पर वर्ण व्यवस्था जो है वह साधारण सी थी, ज्यादा कठोर नहीं था। लेकिन यहाँ पर वर्ण व्यवस्था काफी कठोर हो जाती है और यह कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित हो जाती है। इससे पहले हमने पूर्व वैदिक काल में देखा था कि कर्म के आधार पर लोगों के वर्णों को बांटा जाता था, यानी जो जिस श्रेणी के लायक हैं, जो कर्म को कर सकते हैं, उसे उस श्रेणी में, उस वर्ण में रखा जाता था। लेकिन अब क्या हो गया, तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था ज्यादा कठोर हो गई और यहाँ पर जन्म आधारित हो गया। यानी अब ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही होगा, वैश्य का बेटा वैश्य ही होगा और शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा। तो यह नियम में बदलाव आया और यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जो है वह कर्म आधारित न होकर यहाँ पर जन्म आधारित होकर रह गई। इससे कुछ विशेष वर्ण का प्रभुत्व ज्यादा बढ़ गया, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय आते हैं, उनका प्रभुत्व ज्यादा बढ़ जाता है और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को यहाँ पर द्विज कहा जाता है तथा शूद्र को यहाँ पर जो है हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद बात करते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है गोत्र। यहाँ कुछ नया परिवर्तन आता है। यहाँ उत्तर वैदिक काल में जो है अब हमें गोत्र के बारे में पता चलता है और यह जो गोत्र शब्द है इसका अर्थ होता है गोधन एकत्र करना। यानी एक कुल के जो भी लोग होते हैं वह एक स्थान पर जो गायों को एकत्रित करते थे उसी को जो है वहीं से शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसे गोत्र कहा गया। लेकिन बाद में जो है इस शब्द का प्रयोग जो है एक मूल पुरुष के वंशज के रूप में किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट है यह है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो कि एक ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें जो है कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख है। यानी उस समय जो है महिलाओं की स्थिति में भले ही गिरावट आ गई थी, लेकिन फिर भी कुछ विदुषी कन्याओं का जो है जिक्र मिलता है, उल्लेख मिलता है। इससे कह सकते हैं कि उस समय महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार शेष था, यानी कुछ बचा हुआ था। और इन विदुषी कन्याओं में जो है गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व, वेदवती आदि की चर्चा की गई है। जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें कुछ विदुषी कन्याओं जिसमें कि गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व, वेदवती आदि कन्याओं का जिक्र किया गया है। इसके बाद बात करते हैं स्त्रियों की पैतृक संपत्ति का। तो स्त्रियों की जो पैतृक संपत्ति थी इस पर अब उनका अधिकार नहीं रहा था। यानी किसी स्त्री का अधिकार जो उनके पिता की संपत्ति पर होता था, अब उनके पिता की संपत्ति पर किसी भी स्त्री का अधिकार नहीं रह गया था, उनसे वह अधिकार छीन लिया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर सभा में प्रवेश भी वर्जित कर दिया गया था। इससे पहले हमने पूर्व वैदिक काल में देखा था कि महिलाओं को सभा में जो है प्रवेश जो है वर्जित नहीं था, वहां पे अनुमति थी जाने की। लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में सभा में प्रवेश को भी वर्जित कर दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ से ही पर्दा प्रथा की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा भी शुरू हो जाती है। आगे हम बात करते हैं विवाह की। उत्तर वैदिक काल में जो है हमें विवाह के 8 प्रकार देखने को मिलते हैं, जिनमें से कि 4 प्रकार के विवाह को उत्तम माना गया है तथा 4 प्रकार के जो विवाह है उसे खराब यानी हीन माना गया है। और उन 8 विवाह के प्रकार के प्रचलन में होते हुए भी यहाँ पर 2 विवाह का प्रचलन होता है, एक अनुलोम विवाह और दूसरा प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता है, तो यहाँ पर वर पक्ष जो कि वर पक्ष होते हैं वह जो है उच्च श्रेणी के होते हैं।
जो वर पक्ष होते हैं वह उच्च श्रेणी के होते हैं और जो वधु पक्ष होते हैं वह जो है निम्न श्रेणी के होते हैं। यानी उच्च वर्ण के वर और निम्न वर्ण के वधु, उच्च श्रेणी के वर और निम्न श्रेणी के वधु की अगर शादी होती है तो इस शादी को, इस विवाह को जो है अनुलोम विवाह कहा गया है। लेकिन अगर वर निम्न और जो वधु है वह उच्च श्रेणी की हो तो इस विवाह को जो है प्रतिलोम विवाह माना गया है। अगर वर उच्च और वधु निम्न श्रेणी का होगा तो यह अनुलोम विवाह। इसके अलावा अगर वर निम्न श्रेणी का तथा वधु उच्च श्रेणी का होगा तो यह प्रतिलोम विवाह। तो यह दो विवाह भी प्रचलित था उस समय में। इसके अलावा वहां पर जो एक और व्यवस्था, एक और प्रथा प्रचलन में थी वह थी आश्रम व्यवस्था। यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी। और आश्रम व्यवस्था क्या था तो हम देखते हैं। तो आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जो है मानव जीवन को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। जो मानव जीवन है उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया था वह आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत, जिनमें से कि पहला जो था वह था ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। जो आश्रम व्यवस्था में पहली व्यवस्था है वह है ब्रह्मचर्य व्यवस्था। इसमें 0 से 25 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं उनको स्थान दिया गया है और इनमें जो इनका मुख्य कार्य होता है वो होता है अध्ययन करना, यानी शिक्षा की प्राप्ति करना। दूसरा जो जीवन है वो है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन के अंतर्गत जो है 25 से 50 वर्ष के व्यक्ति आते हैं और इनका जो मुख्य काम होता था, इसका मुख्य उद्देश्य होता था वो होता था परिवार को चलाना, वंश को आगे बढ़ाना, पुत्र तथा पुत्री की उत्पत्ति करना। इसके बाद तीसरा जो जीवन है वो है वानप्रस्थ जीवन। वानप्रस्थ जीवन में 50 से 75 वर्ष के व्यक्ति आते हैं और इनका जो मुख्य उद्देश्य होता था यह होता था गृह त्याग करके संन्यास ले लेना तथा जो ब्रह्मचर्य वाले हैं यानी 0 से 25 वर्ष वाले हैं उनको शिक्षा देना। यानी अगर ब्रह्मचर्य है तो वह शिक्षा ग्रहण करेगा 0 से 25 वर्ष की आयु तक, और अगर वानप्रस्थ यानी 50 से 75 वर्ष की आयु तक है तो यह शिक्षा को देगा, यानी शिक्षा प्रदान करने का काम करेगा। तो इसके अलावा है चौथा संन्यास जीवन, जिसको कि सबसे बाद में जोड़ा गया है। यह तीनों जीवन पहले से था और संन्यास जीवन को बाद में जोड़ा गया है। इसमें क्या आता था तो 75 से 100 वर्ष के व्यक्ति आते थे और इनका मुख्य कार्य होता था सारी पारिवारिक तथा रिश्तेदारी नातेदारी को सबको छोड़कर वह जो है संन्यास लेकर किसी जंगल में, किसी कुटिया में बात करते हैं आर्थिक जीवन की। हमने उत्तर वैदिक काल के बारे में, राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में जान लिया है। अब हम जानेंगे आर्थिक जीवन के बारे में कि उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन किस प्रकार के थे, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख व्यवसाय था वो था कृषि। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय के रूप में कृषि को जाना जाता था और यह क्यों संभव हो पाया तो यह लोहे की खोज के कारण। इससे पहले हमने वैदिक काल में पढ़ा था कि वहां पर जो है सबसे प्रमुख व्यवसाय जो था वो था पशुपालन। वैदिक काल में पशुपालन को मुख्य व्यवसाय के रूप में रखा जाता था, लेकिन यहाँ पर जो है उत्तर वैदिक काल आते आते मुख्य व्यवसाय जो हो गया था वो हो गया था कृषि। और इसका मुख्य कारण क्या था तो वो था लोहे की खोज, क्योंकि लोहे की खोज हो जाने से जो है कृषि करना आसान हो गया, जंगलों को साफ करना आसान हो गया, साथ ही साथ खेत की जुताई करने के लिए जो है उपकरण बनाना भी आसान हो गया, जिसके द्वारा जो है आसानी से खेतों को जोता जा सकता था। और जंगलों को साफ करने में भी लोहे के बने उपकरण काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहे थे। तो इस प्रकार से जो है कृषि के क्षेत्र में यहाँ पर विकास हुआ और लोग जो है कृषि सबसे ज्यादा मात्रा में करने लगे तथा यहाँ पर प्रमुख व्यवसाय जो बन गया उत्तर वैदिक काल में वो हो गया कृषि। इसके बाद हम बात करते हैं यजुर्वेद में लोहे। अभी हमने जाना लोहे की खोज कब हुई थी, 1000 ईसा पूर्व के आसपास हो गई थी और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आता है। तो उत्तर वैदिक काल में जो कि यजुर्वेद की रचना हुई है इसमें लोहे के बारे में बताया गया है और लोहे के लिए जो है श्याम अयस तथा कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। यजुर्वेद में जो है लोहे के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है तो यह है श्याम अयस और कृष्ण अयस। दोस्तों ये सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण है, इसलिए याद रखिएगा कि यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अतरंजी खेरा। अतरंजी खेरा में जो है पहली बार लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। पहली बार लौह उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है तो वो हुआ है अतरंजी खेरा जगह से। यह स्थान भी आपको याद रखना है कि पहली बार लौह उपकरण जो है अतरंजी खेरा स्थान से प्राप्त हुआ है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि दूसरा जो प्रमुख व्यवसाय हो गया था वो था पशुपालन।
इससे पहले हमने देखा था कि वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल में जो है पशुपालन मुख्य व्यवसाय था तथा दूसरा प्रमुख व्यवसाय के रूप में कृषि को जानते थे। लेकिन यहाँ उत्तर वैदिक काल आते आते जो है यहाँ पर उल्टा हो गया, यानी कृषि जो है वह पहले मुख्य व्यवसाय हो गई और दूसरी मुख्य व्यवसाय के रूप में पशुपालन को जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं उद्योग की। जब यहाँ पर पहला व्यवसाय के रूप में कृषि को अपनाया गया और कृषि की मात्रा में ज्यादा बढ़ोतरी हुई, अनाज का उत्पादन ज्यादा होने लगा, तो कुछ अनाज जो कि अपने जीवन निर्वाह के लिए जरूरी थे उनको तो वो अपने पास रख लेते थे तथा जो अतिरिक्त बच जाते थे उनको जो है अन्य क्षेत्रों में वह व्यवसाय के लिए ले जाते थे। यानी यहाँ पर जो है खेती में बढ़ोतरी होने से, कृषि में बढ़ोतरी होने से क्या हो गया, तो अब आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी और यहाँ के लोग अब धीरे धीरे उद्योग और व्यापार की ओर बढ़ने लगे। यानी छोटे मोटे उद्योग और थोड़े बहुत व्यापार भी यहाँ पर करना शुरू कर दिए थे, यानी कि यहाँ पर उद्योग एवं व्यापार का भी विकास शुरू हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ से हमें विदेशी व्यापार के भी प्रमाण मिलते हैं। इससे पहले पूर्व वैदिक काल में विदेशी व्यापार के साक्ष्य कहीं से प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है विदेशी व्यापार के प्रमाण हमें मिलते हैं। यानी इस समय विदेशों से भी व्यापार छोटी मात्रा में ही सही लेकिन किया जाने लगा था। और उत्तर वैदिक काल में जो है समुद्र का ज्ञान हो गया था। उत्तर वैदिक काल के समय में जो है आर्यों को समुद्र का भी ज्ञान हो चुका था। इसके अलावा बात करते हैं, इस काल में जो है आर्थिक प्रगति से नगरीकरण प्रारंभ हुआ। जब लोगों की अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी तो वह अच्छे जीवन यापन के लिए जो है तरह तरह के कार्य करेंगे। यह हम लोग जानते हैं कि अगर लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो वह अपनी सुख सुविधाओं का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं और अपने सुख सुविधाओं के लिए जो है कई सारे नए नए कार्य करते हैं। उसी में से एक आता है नगरीकरण। जब यहाँ पर लोगों की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो गई और आर्थिक प्रगति होने लगी तो यहाँ पर जो है नगरीकरण भी प्रारंभ होने लगा। यानी नगरों का उद्भव जो है कहाँ से शुरू हो गया था, तो यह जो है उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हो चुकी थी। इससे पहले हम पूर्व वैदिक काल में देखे थे जो पूर्ण रूप से ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन यहाँ उत्तर वैदिक काल में जो है थोड़ा बहुत नगरीकरण का प्रारंभ हो चुका था। इसके बाद बात करते हैं निष्क, शतमान, कृष्णल, रत्तिका तथा गुंजा। निष्क, शतमान, कृष्णल, रत्तिका तथा गुंजा, यह जो है माप की भिन्न भिन्न इकाइयां थी। यानी उस समय जो है माप के लिए प्रयोग किया जाता था निष्क, शतमान, कृष्णल, रत्तिका तथा गुंजा का। इस समय तक जो है अगर सिक्के की बात करें तो सिक्के का प्रचलन जो है लगभग नहीं हुआ था और नियमित नहीं था, लेकिन यहाँ पर मुद्रा के रूप में जो है निष्क का प्रयोग किया जाता था। और इससे पहले अगर पूर्व वैदिक काल में जानते हैं तो निष्क जो है वह आभूषण के रूप में प्रयोग किया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में निष्क का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सिक्के का प्रचलन लगभग नहीं हुआ था और सिक्के के प्रचलन के बारे में हम जानेंगे कि यह महाजनपद काल से लगभग प्रारंभ होती है। तो यह जो है आर्थिक जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। लोगों में जब कृषि का ज्ञान हुआ, कृषि करने लगे, लोह उपकरण उनके पास आ गए, लोहे की खोज कर लिए थे, तो उनके बाद जो है उनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हुई और तरह तरह का विकास हुआ। इसके बाद आर्थिक स्थिति के बाद हम देखते हैं धार्मिक जीवन के बारे में कि धार्मिक जीवन में इस कृषि का या लोहे का क्या प्रभाव पड़ा और उत्तर वैदिक काल में जो है धार्मिक जीवन उनका कैसा रहा। अगर हम धार्मिक जीवन की बात करते हैं तो यहाँ पर इंद्र का महत्व कम हो गया। हमने इससे पहले देखा था पूर्व वैदिक काल में कि वहाँ पर प्रमुख देवता के रूप में इंद्र की पूजा की जाती थी। यानी पूर्व वैदिक काल में जो है इंद्र प्रमुख देवता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है इंद्र का महत्व कम हो जाता है और यहाँ पर जो प्रजापति है यह मुख्य देवता बन के उभरते हैं। यानी उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को मुख्य देवता के रूप में माना जाता है और इंद्र का जो है महत्व यहाँ पर कम हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो है यज्ञ कर्म कांडों का महत्व बढ़ गया। यहाँ पर जब लोगों के पास रुपए ज्यादा हो गए, आर्थिक व्यवस्था उनकी अच्छी हो गई, तो वहां पर एक दूसरे से होड़ में जो है अपनी प्रतिष्ठा को साबित करने के लिए यहाँ पर लोग तरह तरह के यज्ञ और कर्मकांड भी करवाने लगे थे। और यहाँ पर उन रुपए को जो कि टैक्स से आते, जो कि राजा के पास टैक्स से रुपए आते थे कर के रूप में, तो उन रुपए को खर्च करने के लिए जो है राजा यज्ञ करवाते थे तथा कई प्रकार के कर्मकांड होते थे। यानी यज्ञों और कर्मकांडों का महत्व यहाँ पर ज्यादा बढ़ गया था। इसके बाद हम बात करते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष। इस समय में उत्तर वैदिक काल के अगर हम अंतिम चरण में देखें तो यहाँ पर जो है ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष भी हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर
अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय में संघर्ष चलता है। ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और क्षत्रिय अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। इन दोनों की श्रेष्ठता के होड़ में जो है इन दोनों के बीच में काफी संघर्ष भी होता है। इस श्रेष्ठता को साबित करने के लिए यहाँ पर यज्ञ कर्मकांड की भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती है। इसके बाद यहाँ के जो प्रमुख देवता थे उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो मुख्य देवता के रूप में उभरे थे वो थे प्रजापति। प्रजापति जिसे सृजन का देवता माना जाता था, प्रजापति को सृजन का देवता माना जाता था। उसके बाद विष्णु, विष्णु जिसे कि पोषण एवं रक्षक का देवता माना जाता था, विष्णु को पोषण एवं रक्षक का देवता माना जाता था। इसके बाद तीसरा देवता है पुषण, पुषण जो कि शूद्रों के देवता बन गए थे। इससे पहले हमने पूर्व वैदिक काल में पढ़ा था जो पुषण थे यह जो है पशुओं के देवता हुआ करते थे, लेकिन यह उत्तर वैदिक काल में आते आते जो है यह शूद्रों के देवता बन जाते हैं और यहाँ पर जो रुद्र है वह पशुओं के देवता बन जाते हैं। तो यह कुछ प्रमुख देवता थे उत्तर वैदिक काल के। आगे हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम जो है शतपथ ब्राह्मण जो कि एक ब्राह्मण ग्रंथ है, तो सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण जो है ब्राह्मण ग्रंथ में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। यानी यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है और यह किसमें मिलता है, तो यह शतपथ ब्राह्मण में मिलता है जो कि एक ब्राह्मण ग्रंथ है। यानी इससे हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल के लोग जो है पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। इसके बाद हम बात करते हैं यज्ञ। इसके बारे में हम कुछ पहले भी देख चुके हैं और इसमें हम अच्छे से जानते हैं कि उस समय अपनी प्रतिष्ठा को या फिर अपने अधिकारों को या अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए जो राजा कुछ यज्ञ करवाते थे उन यज्ञों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला जो है यह है राजसूय यज्ञ। क्योंकि उस समय जो है आर्थिक स्थिति अच्छी हो चुकी थी, कृषि अच्छी हो रही थी, लोगों से अच्छी मात्रा में टैक्स आ रही थी और राजा जो है उन टैक्स के रुपए से आने वाले कर से जो है वह तरह तरह के कार्य करते थे। अपनी प्रसिद्धता को साबित करने के लिए तथा अपना वर्चस्व को बढ़ाने के लिए राजा जो है वो तरह तरह के कार्य क्या करते थे, जिनमें से एक है राजसूय यज्ञ। यह राजसूय यज्ञ जो है यह प्रतिष्ठा के लिए किया जाता था। यानी जब राजा जो है अपने पद के लिए सुशोभित होते थे या फिर अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट घोषित करने के लिए या फिर चक्रवर्ती सम्राट साबित करने के लिए जो है यह राजसूय यज्ञ करवाया करते थे, जिसे कि प्रतिष्ठा के लिए माना जाता है। इसके बाद दूसरा जो यज्ञ है ये है वाजपेयी यज्ञ। यह जो है शांति प्रदर्शन का यज्ञ था। इसमें रथ दौड़ होता था जिसमें राजा का जो रथ हुआ करता था वो सबसे आगे होता था। इसके बाद है अश्वमेघ यज्ञ। यह साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है अश्वमेघ यज्ञ। इसमें जो है अश्व को यज्ञ के बाद खुला छोड़ दिया जाता था। वह जिन क्षेत्रों पर पहुंचता था उस पर जो है उस राजा का अधिकार हो जाता था और अगर उस अश्व को कोई रोकने की चेष्टा करता था तो उससे जो है राजा या उनके अधिकारियों के साथ युद्ध करना होता था। उसके बाद परिणाम के बाद जो है फैसला होता था। आगे जो है कि यज्ञों में कर्मकांड बलि की प्रधानता थी। जो इस समय यज्ञ हुआ करते थे इसमें मुख्य रूप से जो है वह कर्मकांड और बलि की प्रधानता थी। यानी कर्मकांड और बलि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ करता था। इसके बाद बात करते हैं जो यज्ञ में कर्मकांड या बलि की प्रथा थी, इससे काफी लोग जो है असंतुष्ट भी हुआ करते थे और इस असंतुष्टता के कारण जो है यहाँ पर बताए उपनिषदों एवं आरण्यकों में जो है वैदिक कर्मकांडों की निंदा भी की गई है। वैदिक कर्मकांडों की यहाँ पर निंदा की गई है और यहाँ पर तप पर बल दिया गया है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आगे आने वाले समाज में जो है लोग इतने असंतुष्ट हो जाते हैं कि वह एक नए धर्म की ओर अग्रसर होते हैं और इसी का प्रभाव पड़ा कि समाज में जो है एक नए वर्ग का उदय हुआ। यानी यज्ञ और कर्मकांड इतना ज्यादा प्रभावित हो गया था, इतना ज्यादा बढ़ गया था कि आम लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। साथ ही साथ लोगों के साथ कई सारे लोग जो है इससे असंतुष्ट भी थे और इसी बीच जो है एक नए वर्ग का उदय होता है और जिनका मार्गदर्शक के रूप में जो है गौतम बुद्ध और महावीर जैसे व्यक्ति आते हैं और यहाँ से ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शुरुआत होती है। तो अगर आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में आगे पढ़ेंगे तो उनके लिए उनको जानने से पहले जो है पहले आपको यह पृष्ठभूमि को जानना अनिवार्य है कि इस समाज में यानी उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में जो है यज्ञ और कर्मकांडों की इतनी ज्यादा महत्ता हो गई थी कि लोग इनसे परेशान हो चुके थे और यहाँ पर जो है लोग संतुष्ट नहीं थे तथा तरह तरह के कर्मकांडों से लोगों पर इनका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा और वह इस यज्ञ कर्मकांड से दूर होना चाहते थे। और इसी समय नए वर्ग के रूप में आए गौतम बुद्ध और महावीर जैसे लोग और यहाँ पर एक नया वर्ग का उदय हुआ जो कि यज्ञ कर्मकांड इन जैसी
चीजों से वह दूर रहते थे और यहाँ पर तप पर बल दिया जाता था और यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म कहलाए। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी उदय होता है, जो कि हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने उत्तर वैदिक काल के बारे में जो है यहाँ पर राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन, इन चारों जीवन के बारे में बारी बारी से जाना। जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उनको हमने समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा तथा जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा और अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य देख लें, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर जल्द ही अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।